वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी यूपी पेट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री की सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था दक्षिण के राज्य। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर 20, मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुगल शासक, जिसकी समय सीमा है 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी। मुगल मुगल का अर्थ है ये मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से ये चीन और मध्य एशिया के जो मंगोल शासक थे चंगेज खान उसके उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से ये ईरान, इराक और वर्तमान जो तुर्की है के शासक तैमूर के ये वंशज थे। यानी कि पिता की ओर से तैमूर के और माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। ये चीन की दीवार है जो चीन ने मंगोल के ही आक्रमण से बचने के लिए ये चीन की महान दीवार बनाई थी। इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि ये चंद्रमा से भी दिखाई देती है। दिल्ली सल्तनत की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता क्षीण हो गई। देश में कोई भी ऐसा शासक नहीं बचा जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सकता था। इसी राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। तो बाबर का जो आगमन होता है वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी, उसकी समय सीमा यानी कि मात्र 4 साल में ही उसने भारत में सब कुछ बदल दिया। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर के तथा माता चंगेज खां के वंश थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह जो एक उपजाऊ प्रदेश था, हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था। ये नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके नाम है। तो जो बाबर का पूरा नाम था वो जहीर उद्दीन मोहम्मद था। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था, लेकिन उसको वहां पर हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि जब कहीं से आपको निराशा मिल रही हो तो अपनी जलवायु वगैरह या अपना रहन सहन बदल देना चाहिए। तो बाबर ने भी यही किया। जब उसे समरकंद में हार का सामना करना पड़ा तो उसने अपना रुख बदल दिया। तो उसने सबसे पहले जो वर्तमान अफगानिस्तान है उसकी राजधानी काबुल पर अपना अधिकार जमाया। वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण यानी कि अब एंट्री होती है बाबर की भारत में। तो इब्राहिम लोदी जो था उसके विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर की निगाहें भी भारत पर थी, क्योंकि वो भी अपनी जलवायु वगैरह चेंज करना चाह रहा था, क्योंकि उसे अपने इलाके में हार का सामना करना पड़ रहा था। तो उसने क्या किया, इसके लिए उसने अपने तोपखाने सज्जित कराए। इसी समय पंजाब के गवर्नर होते थे दौलत खां लोधी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही सब कुछ बदल गया। अगर ये युद्ध ना होता तो आज हम ये मुगल के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी से होता है। बाबर के पास तोपें थी जो भारतीय शासकों के पास नहीं थी, यानी कि जो प्रथम बार पानीपत के युद्ध में तोपों का यूज किया था वो बाबर ने ही किया था। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। उसके पास कुशल घुड़सवार थे। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोधी लड़ाई में मारा गया। ये पहला ऐसा शासक जो किसी युद्ध में मारा गया था। इसी के साथ लोधी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के एक महाराणा संग्राम सिंह होते थे जो ये बाबर के सबसे बड़े शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। बाबर ने इनके बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा, जिनका पूरा नाम क्या था? महाराणा संग्राम सिंह। इनके बीच खानवा का युद्ध हुआ, यानी कि पानीपत के युद्ध के 1 साल बाद 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का
युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया और मुगल वंश की जो नींव थी वो और भी सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। उसके बाद एक साल बाद फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है, जो चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है और वो और भी अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर लेता है। ये चंदेरी है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है। फिर होता है घाघरा का युद्ध। ये अफगान साम्राज्य और घाघरा यानी कि जो घाघरा यानी अफगान सरदारों के साथ हुआ था घाघरा का युद्ध। ये 1529 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया, यानी कि उसने अफगान सरदारों को भी पराजित कर दिया। अब यानी कि कोई बड़ा वंश बचा ही नहीं जो भारत पर उसके सामने टिक सके। उसने सब बड़े बड़े शासकों को एक के बाद उसने हरा दिया। बाबर का चरित्र। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्य के साथ साथ वह साहित्य में भी रुचि रखता था। जो बाबर था उसको तुर्की एवं फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तुर्की भाषा में लिखी, जिसका नाम था तुझके बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं? बाबर नामा। यानी कि जो ये नामा लगा हुआ है, ये नामा मतलब कि टर्किश लैंग्वेज का फारसी में जो अनुवाद होता है उसको बोलते हैं, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो जब भी ये नामा लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये किसी की ऑटो बायोग्राफी नहीं है। कौन सी है ये बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखते हैं, बायोग्राफी जो कोई और लिखता है। तो इस नामा का मतलब है किसी और की जीवनी लिखी रहेगी, लेकिन ये किसमें? टर्किश का फारसी में अनुवाद किया गया, उसे कहते हैं नामा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई, यानी कि मात्र 4 साल में ही उसने युद्ध किए और तभी उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बारे में एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि हुमायूं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। वो इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि वो बिल्कुल मरने ही वाला था। तो तब बाबर ने मन्नत मांगी कि अगर बाबर ठीक हो, कि जो हुमायूं है वो ठीक हो जाए और उसकी जितनी भी बीमारी है वो सब बाबर को मिल जाए। इसी बीच उसके पास भारत का बहुत ही कीमती जो हीरा कहा जाता है कोहिनूर, वो भी आया था। उसने वो भी ठुकरा दिया था। तो जब उसने अपनी मन्नत मांगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार होने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा एक कहावत बताई जाती है। जो बाबर का मकबरा था वो पहले आगरा में था, यानी कि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा ये थी कि जो उसको काबुल में दफनाया जाए, जो कि उसका जहां पर उसने सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। तो जो बाद में एक शेरशाह सूरी होता है, वो उसके सेना में महान सेनापति होता था उसका। उसने शेरशाह सूरी ने काबुल से यानी कि आगरा से उसका जो मकबरा था काबुल में स्थानांतरित करा दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आगरा से बाबर का जो मकबरा है काबुल किसने स्थानांतरित कराया था? तो वो शेरशाह सूरी ने कराया था, जो वर्तमान अफगानिस्तान की राजधानी है। तो पहले बाबर का मकबरा आगरा में होता था, जो बाद में शेरशाह सूरी ने काबुल में स्थानांतरित कराया था, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। तो बाबर द्वारा लड़े गए जो 4 मेन युद्ध हैं वो एक के बाद एक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। 1529 ईस्वी जो घाघरा का युद्ध है बाबर और अफगान सरदारों के बीच हुआ। ये चारों ही युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। इसको याद करने की ट्रिक आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी पीकर खान साहब चंदेरी में घाघरा पहनने चले। तो पानी से पानीपत, खान से खानवा, सा से यानी कि राणा सांगा के साथ हुआ। चंदेरी यानी कि चंदेरी में जो तीसरा युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, वो किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय से। जैसे मेदिनी राय और घाघरा, जो अफगानों की ड्रेस होती है वो नीचे से कैसी होती है? वो घाघरा टाइप की होती है, यानी कि घाघरा से पहले लगता है ना उनका वो। तो घाघरा का युद्ध किस किसके बीच हुआ? अफगानों के बीच हुआ, यानी कि बाबर और अफगान के बीच। तो पानी पीकर खान साहब चंदेरी में घाघरा पहनने चले। पानी से पानीपत, खान से खानवा, सा से यानी कि राणा सांगा, चंदेरी यानी कि चंदेरी में, और दे से मेदिनी रोए। घाघरा अफगान की नीचे ड्रेस कैसी होती है? घाघरा टाइप की होती है। तो इसलिए
घाघरा युद्ध किस किसके बीच हुआ? अफगान सरदारों के बीच हुआ, 1526, 1527, 1528 और 1529। और उसके एक साल बाद बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। हुमायूं, जिसकी समय सीमा है 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 1556 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा, जिसका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद, और नसीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? हुमायूं का नाम था। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने बड़ी कठिनाइयां थी। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई तो उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत में कौन था? शेर शाह था। वही शेर शाह जिसने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल शिफ्ट कराया था। हुमायूं की जो जो उसके रिश्तेदार थे वो भी उसके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे थे। उन्होंने भी हमेशा उसके दुश्मनों का ही साथ दिया। हुमायूं और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। तो जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो इस कारण से हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य युद्ध की स्थिति पैदा होने लगी। तो अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय होती है और हुमायूं से बचते हुए बहादुर पुर्तगाली द्वीप यानी कि जो दमन द्वीप है, यूनियन टेरिटरीज, वो पहले पुर्तगालियों के ही अंडर आती थी, इसमें शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय करने पर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन उसे इसके बदले में जो बॉम्बे यानी कि वर्तमान मुंबई, उस टाइम पे वो काफी फेमस सिटी होती थी, तो वो पुर्तगालियों को देनी पड़ी, यानी कि पुर्तगालियों ने बदले में उनसे बॉम्बे ले लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के हाथ मुंबई कब लगी? तो वो 1534 ईस्वी में लगी थी। हुमायूं की विजय के विरोध यानी कि जन विद्रोह भी हो गया, जिसके चलते यानी कि हुमायूं के हाथ से गुजरात निकल गया। हुमायूं और शेरशाह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1536 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। तो 1536 ईस्वी में जो हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध होता है उसमें वो चुनार जीत लेता है। कौन? हुमायूं जीत लेता है। तत्पश्चात उधर शेरशाह क्या करता है? वो गोड बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी वो अपना रुख बदल के बंगाल की तरफ जाता है, वो बंगाल पर अधिकार कर लेता है। और फिर से क्या होता है कि उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं अब उससे थोड़ा सा डरने लगा। तो इस कारण से हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध की स्थिति फिर से पैदा हो गई। और ये चौसा का जो युद्ध है काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट अक्सर पूछी जाती है कि 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में वो चौसा नामक, जो वर्तमान बिहार में है, नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। तो चौसा कहां पर है? वर्तमान बिहार में है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से फिर मुकाबला किया। कन्नौज कहां पर है? ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। इस युद्ध में हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं की वापसी यानी कि हुमायूं रिटर्न्स, आजकल जैसे कि मूवी आती है ना कि रिटर्न्स आती, तो ऐसे ही हुमायूं की भी रिटर्न एंट्री होती है। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य योद्धा, यानी कि शेरशाह एक युद्ध का अभ्यास कर रहा था कलिंजर में, तो वहां पे उसको तो अभ्यास करते हुए वे घायल हो गया और इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन जो उसका वंश का जो शासन था वो कमजोर होता चला गया। तो हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। उसने फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने क्या किया? कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं इसका इस फिर से यानी कि हुमायूं सत्ता में आ गया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा और ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का एक किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अन्य तथ्य में देखते हैं हुमायूं की जो जीवनी यानी कि हुमायूं नामा किसमें, यानी कि ये क्या होती है? बायोग्राफी होती है। ये किसमें लिखा जाता है? नामा मतलब जो फारसी में लिखा जाता है। ये उसकी बहन होती थी गुलबदन बेगम, ये उसने लिखा था।
हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में है, हुमायूं की पत्नी जो होती थी हमीदा बानो बेगम, उसने 1562 ईस्वी में बनवाया था। इसे 1993 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। जो किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने 1562 ईस्वी में बनवाया था, जिसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इस प्रकार भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। जिसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसके आधार पर मुगलों ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की, इनकी तुझके बाबरी, जो उसकी आत्मकथा थी, उसमें बाबर ने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं, सबके सब क्या है? भिन्न है। यहाँ की खुशनवार बात यह है कि यह बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का ढेर है। तो ये उसने अपनी आत्मकथा उसके बाबरी में भारत के बारे में जिक्र किया था। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया है? प्रथम जो प्रारंभिक मुगल शासक थे, यानी कि मुगल का प्रारंभिक काल, जो 1526 ईस्वी से स्टार्ट होता है पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर उसके एक साल बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी और बाबर के बीच। और फिर उसके एक साल बाद कौन सा युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में अफगान सरदार और बाबर के बीच। तो पानी पीकर खान साहब चंदेरी में घाघरा पहनने चले, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बाबर का मकबरा पहले कहां पर था? आगरा में, जिसे शेरशाह सूरी ने काबुल में शिफ्ट कराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, जो काफी फेमस है। होमवर्क है, जहीरुद्दीन मोहम्मद किस मुगल शासक का नाम था? बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुझके बाबरी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।